हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्टिक कॉन्सेप्ट्स। सो आप लोग को पीडीएफ मिल गया होगा और होप कि आपने उस क्वेश्चंस को सोल्व किया होगा। हम लोग लॉकडाउन सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चन जो टॉप 500 क्वेश्चन है उसको यहाँ पे करना है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पीडीएफ जाएगा और उसको आपको सोल्व करना है। फिर उस क्वेश्चन जो आपने सोल्व करा है उसका आंसर्स को मैच करना है। तो पहला काम तो ये होगा कि आप उसको आंसर्स को मैच करें सारे सारे क्वेश्चंस का, और जो समझ में नहीं आ रहा आप उसके सॉल्यूशंस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन हमने लिया था, तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 पे नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा था कि एक वस्तु के क्रय का 170% लाभ होता है तो क्रय में 20% की वृद्धि होती है, बट विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत आपको बताना था। तो इसको कैसे सोच सकते हैं कि हमारे पास देखो क्या होता है कि जब भी लाभ हानि का क्वेश्चन आता है तो उसमें 3 चीज़ें होती है। मार्क प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस, यानी अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो अब बोल रहा है क्रय मूल्य का 170% लाभ हो रहा है, तो हमें क्रय मूल्य तो पता नहीं है, तो क्रय मूल्य सपोज कर लिया कि 100 होगा। अब 170% क्रय मूल्य का लाभ होने का मतलब है कि प्रॉफिट जो होगा, यानी प्रॉफिट कितना होगा, तो 170 रुपये, यानी लाभ 170 रुपये का हुआ होगा। तो 170 रुपये लाभ होने से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसमें 170 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 270। बट अब बोल रहा है क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यानी ये जो 100 वाला वैल्यू था अब कितना हो गया 120। अब 100 वाला कितना हो गया 120, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, यानी अभी भी विक्रय मूल्य यही है 270। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब नया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट कितने का 150 का 270 माइनस 120 कितना 150 बटे में सीपी कितना, यानी कॉस्ट प्राइस कितना 120 गुने 100। इसको सोल्व करना था आपको। 30 से कट करता हूँ तो 30 चौके 120, 30 पचे 150 और ये आ जाएगा 125। कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा था कि सेलिंग प्राइस को चेंज नहीं करना था। बस इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि किसी एक संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। अच्छा, मुझे संख्या नहीं पता है, तो सपोज कि वो संख्या 100 होगी और इसका जब तुम 32% करोगे तो 32 होगा और 17% करोगे तो 17 आएगा वैल्यू। तो जब ये और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 120 अधिक है, यानी 32 जो है 17 से कितना अधिक है तो 15, और इसी की वैल्यू दे रखी है कितनी 120, यानी 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 120। तो मैं 1 का वैल्यू बता सकता हूँ, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो मैं 100 का वैल्यू यहाँ से बता सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा 800। तो वो संख्या कौन सी होगी 800। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना था, डिफरेंस देखना है। 15 का डिफरेंस 120 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 8, तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए होती थी, तो 100% के लिए कितना हो गया 800 हो गया। सही है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन था, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो ये जो छूट गया था इसको मैं 25 काउंट कर लूँगा। ये जो पहला 3 नंबर के बाद जो चौथा क्वेश्चन आने वाला था उसका नंबरिंग छूट गया था, उसको मैं 25 काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, चतुर्थानुपातिक यानी 4th प्रोपोर्शनल आपको फाइंड आउट करना होगा। तो एक तो बात होता है कि मीन प्रोपोर्शन, एक बात होता है मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन अगर मुझे a, b का चाहिए होगा तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाता है √AB। आपको ध्यान रखना है कि जब मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा a और b का तो कितना हो जाएगा √AB। और एक क्वेश्चन आता है तृतीय अनुपातिक, यानी जो आपका 3rd प्रोपोर्शनल अगर फाइंड आउट करना होगा तो कॉमा a और b गिवन है, a और b गिवन है, आपको 3rd प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे a/b इक्वल टू b/a, b/c। सपोज वो 3rd प्रोपोर्शन c है, ये 3rd प्रोपोर्शन कौन सा है c है, तो आप 3rd प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो a/b इक्वल टू b/c। तो इस तरीके से आप 3rd प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि 4th प्रोपोर्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो 4th प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा देखो। इसमें 4th प्रोपोर्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे a, b
और सी, ये 3 वैल्यू पता है, मुझे फाइंड आउट करना है डी, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन मुझे डी फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, ए अपॉन बी इक्वल टू, ये क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू बता सकते हो, ये डी आपको निकल जाएगा। तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, 336 बटे में बी की वैल्यू है 288 और बराबर 161 बटे में डी, तो 161 बटे में डी। अब आपको चाहिए डी की वैल्यू। तो अब देखो कैलकुलेशंस को भी ज़रा ध्यान में रखो। तो मुझे चाहिए डी की वैल्यू, तो डी क्या हो जाएगा, 161 गुने 288 और बटे में 336, ठीक है क्या। तो मैं यूनिट डिजिट का अगर देखूंगा तो ऊपर 1 और 8, 1 गुने 8 कितना होगा 8, और नीचे क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 6। तो जब 6 से तुम डिवाइड करते हो तो वो कितनी बार टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे वो 8 आता है लास्ट में, तो 6 8 48 यानी 8 टाइम्स। तो यूनिट डिजिट 8 किसका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी का। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो मैंने बोला था कि ये जो क्वेश्चन छूट गया था, इसका नंबरिंग नहीं करा था, इसको कितना नंबर देते हैं, तो 25 नंबर देते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 8 से भाज्य है। अच्छा, तुमको ये बताना है 9 से 90 के बीच वाले नंबर्स, और वो भी क्या, 8 से डिविजिबल। तो सबसे पहले मैं अगर देखूंगा कि 8 से डिविजिबल होने वाला 9 के बाद कौन आता है, तो 16, फिर कौन सा आता है 24, 32, 40, और कौन सा 48, फिर 54। ये सब मैं मेथड बता रहा हूँ, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे पॉसिबिलिटीज़ को दर्शा रहा हूँ कि आप किस तरीके से सोच सकते हो। और क्या लिख सकते हैं 56, और फिर कितना हो जाएगा 64, फिर कितना हो जाएगा 72, और फिर कितना होगा 80, और एक आ जाएगा 88। तो यही सारे नंबर्स जो होंगे, ये सारे नंबर्स जो होंगे वो आपका 9 और 90 के बीच सभी संख्याएं होंगी जो 8 से भाज्य होंगे। तो टोटल नंबर देखो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब भी 10 है यानी इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब भी रहे तो यहाँ से देखो एक तरीके से इसका आपको औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकाल सकते हैं, तो पहला नंबर कितना है 16, और जो लास्ट वाला नंबर कौन सा है तो 88, और इसका औसत चाहिए तो डिवाइडेड बाई 2। तो 16 + 88 बटे 2, ये कितना हो गया 104 बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा 52। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 52। एक तो तरीका ये हुआ कि जब आपका जो नंबर निकालना रहे n की वैल्यू अगर इवन रही तब, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इवन, यानी 10 है। और क्या तरीका हो सकता है कि आप क्या करोगे कि ये जो 5th नंबर है, 5th नंबर और 6th नंबर, इन दोनों को एवरेज ले लो, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो 48 + 56 और बटे 2, ये कितना हो जाएगा अगेन 104 बटे 2, यहाँ से भी आप 52 निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये पहला तरीका मैंने बताया, ये दूसरा तरीका बताया। अब देखो तीसरा तरीका जो सोचा जा सकता था, तीसरे तरीके से हम कैसे सोच सकते थे। तो मुझे चाहिए कि 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत। तो मेरा स्टार्टिंग वाला नंबर कौन सा था, ज़रा स्टार्टिंग वाले नंबर पे सोचो, तो वो कितना आ जा रहा था 16 और प्लस 24, और इसी तरह से लास्ट कौन सा आ रहा था, तो लास्ट आ रहा था हमारे पास 88, लास्ट हमारे पास आ रहा था 88, और इनका औसत निकालना है कहाँ, तो ये टोटल नंबर कितना था 10, टोटल नंबर हमारे पास ऐसे कितने थे 10, इनका एवरेज निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि 8 कॉमन ले लेते हैं, और ये बचेगा 8 दूनी के 16, 2 3, और अप टू कहाँ तक जाएगा तो 11 तक जाएगा, और डिवाइड दे देना है 10, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं तो 10 से डिवाइड दे रहे हैं। तो देखो अगर नेचुरल सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है कि n × n + 1/2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ स्टार्टिंग है 2 से, तो मैं इसको सपोज कर लूँगा कि 1 से लेके चलते 1 + 2 + 3 अप टू 11 तक रहता। तो हम क्या कर सकते थे कि n × n + 1/2 यानी 11 गुने 12 बटे 2, और इसमें से क्या करते हैं कि 1 घटा देते हैं, क्योंकि 1 तो स्टार्टिंग में था ही नहीं, तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन 10। तो ये कितना हो गया, इसको ज़रा सोल्व करो, तो 8 गुने ये कितना हो गया 65 और बटे में 10।
जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से भी आंसर कितना आता है 52। तो ये 3 तरीके आप सोच सकते थे इस क्वेश्चंस को लेकर के। तो मैंने आपको यहाँ से 3 तरीके बताए, आप इसको ध्यान में रखोगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, जो मैं बता रहा हूँ कि आपको ध्यान से सुनना है, उसके सॉल्यूशंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा उसको ध्यान रखना है कि हम इसका अप्रोच कैसे लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 साझेदार ABC हैं और वो लाभ को बांटते हैं A के हिस्से का 3 गुना, E के हिस्से का 3 गुना, B के हिस्से के 2 गुने के साथ तथा C के हिस्से के 12 गुने के बराबर है। तो उनका लाभ का अनुपात बताना है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि A के हिस्से का 3 गुना है, यानी 3A इक्वल टू B के हिस्से का 2 गुना, तो 2B इक्वल टू C के हिस्से का कितना, तो 12 गुना, तो 12C। ठीक है, मैं अब A/B/C बता सकता हूँ क्या? A/B/C का रेशियो मैं बता सकता हूँ। 3, 2 और 12 कैल्शियम कितना, तो 12। अब इनको डिवाइड करो तो ये 3 चौके 12, 4 × 6:1। तो ये जो रेशियो था, अभी आपने क्या किया, ये हिस्से का रेशियो है, 4:6:1। जो जिस रेशियो में आप हिस्सा लगाओगे उसी हिस्से में आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ भी इसी रेशियो में होगा, 4, 6 और 1 के अनुपात में। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, रुकने के स्थानों को छोड़कर बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा और रुकने के सहित क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे क्या होगा कि बस जब रुकेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बताना है कि बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। तो अच्छा, इसमें एक ही आपको बात ध्यान रखना है कि जब वो रुकती नहीं है तो स्पीड कितनी है, तो 72 की। रुकती नहीं है तो स्पीड कितनी, 72 की। जब ये रुक जाती है, रुक के चलती है, तो कितनी स्पीड, तो 60 की। तो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, अपॉन ये कितना हो जाएगा, अपॉन में ये जब नहीं रुकती है, इनटू ये आ जाता है आपका घंटा में, इतने घंटे के लिए वो रुकती है वो बस। तो मुझे चाहिए क्या, यहाँ मिनट में, यहाँ क्या चाहिए था, मिनट में। तो मैं क्या करूँगा, 60 से इसको मल्टीप्लाई दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पे 72 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 10 मिनट। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मिनट। यहाँ C में ऑप्शन बना लेना, यहाँ का क्या हो जाएगा, 10 मिनट के लिए वो क्या करती है, बस रुकती है। तो बिना रुके 72 माइनस रुकने के साथ 60 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और रुकने के साथ 72 को डिवाइड किया इंटू 60। तो ये कितने मिनट के लिए रुकेगी, तो 10 मिनट। इसको आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 यहाँ पे सोल्व करते हैं। 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं। अच्छा, इस वाले जो पॉइंट है ना, 2 अथवा, यानी इसको इंग्लिश में बोल रखा है और। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन दिया गया है कि जो 2 मेन हैं, यानी जो 2 पुरुष हैं वो 3 वोमेन के बराबर है। आपको ये कंडीशन इतने ही से मिल गया कि ये इनके बराबर है। अब बोल रहे हैं कि 96 दिनों में पूरा करते हैं, तो 6 पुरुष 7 महिलाएं उसी कार्य को कितना दिन में करेंगी। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसको कैसे सोच सकते हैं कि 2 मेल हैं, तो सपोज कि उसको क्या करते हैं कि 6 पुरुष और 7 महिलाएं। तो 6 पुरुष को कन्वर्ट करना वोमेन में आसान है, तो मैं क्या करूँगा कि वोमेन को लेकर चलता हूँ। तो 3 वोमेन एक काम को कितने दिन में कर रही थी, तो वो 96 दिनों में कर रही थी। और इसी सेम काम को 6 पुरुष, तो 6 पुरुष और 7 महिलाएं, यानी 6 मेन प्लस 7 वोमेन। तो इनको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ वोमेन में। तो 6 मेन बराबर कितना हो जाएगा, 9 वोमेन के बराबर, क्योंकि 2 मेन है 3 वोमेन के बराबर। तो 6 मेन कितने, 9 वोमेन, और 9 और 7 कितना हो गया, 16। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 16 वोमेन के बराबर हो जाएगा, यानी 16 औरत के बराबर होगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकता हूँ कि 16 वोमेन कितने दिन में कार्य करेगी। तो सपोज वो टाइम T होगा, तो इसको क्या किए, इसको कट कर दिया, 16 × 6 = 96, और W से W कैंसिल आउट हो गया। तो टाइम कितना बच गया, टाइम हो जाएगा 18 डेज। तो उस सेम काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 18 डेज। ऑप्शन नंबर A
ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हो, वहाँ से मैं आपको समझा सकता हूँ वहाँ से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो इसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि आयतन को क्या रखना पड़े, समान रखना पड़े, ठीक है। तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें तो पाई तो कांस्टेंट रहने वाला, पाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे देखना है किसके बारे में, तो रेडियस और हाइट को देखना होगा, ठीक। तो रेडियस और हाइट को देखना पड़ेगा। अब 20% की कमी की जा रही है रेडियस में, तो सपोज़ कि पहले कितना रहा होगा, पहले वो रहा होगा 10। सपोज़ कि आर भी इनिशियल ये इनिशियल का केस है रेडियस और हाइट का। तो इनिशियल में रेडियस कितना हो रहा होगा, रेडियस सपोज 10 रहा होगा और हाइट भी कितनी रही होगी, 10। अब मैं अगर फाइनल का बात करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, 20% का कमी, तो ये 10 से कितना हो जाएगा, 8। तो बेलन के आयतन समान रहना है तो ऊंचाई में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 10 और प्लस x, सपोज कि वो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 800। पहले वाले के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर एच 10 का स्क्वायर 100 गुने 8, यानी पहले में आयतन कितना 100 इंटू 10, यानी पहले में आयतन हो जाएगा 1000 और दूसरी बार में कितना आयतन हो जाएगा 64। नहीं, इसको इस तरीके से नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि यदि त्रिज्या में 20% की कमी हो रही है, तो मैं अगर 20% का बात करता हूँ तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी 5 ओरिजिनल वैल्यू रहा होगा तो 1 डिक्रीज़ हो गया होगा, यानी 5 पहले रहा होगा तो ये कितने में कन्वर्ट हो गया, 4 में। तो अगर मैं चाहता हूँ कि पाई आर स्क्वायर एच करूँगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो हाइट तो वही रहने वाला था, तो जो ये डिक्रीमेंट कराएगा वो रेडियस करा रहा है, जो ये वैल्यू कम रही है वो रेडियस के कारण कम रही है। अगर ये आर स्क्वायर होता तो ये कितना होता, 25, और फिर से मैं इसको आर स्क्वायर करता तो ये कितना होता, 16। तो यानी 9 का डिक्रीमेंट हुआ है, 9 का डिक्रीमेंट हुआ किसके कारण, तो 16 के कारण इंटू 100। तो इतनी % को हम लोग हाइट को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, आयतन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आसान से आप लोग समझ सकते थे इसमें, ठीक है। तो हमको किस पे देखना है कि जितना रेडियस कमा होगा उतना ही हम लोग हाइट को बढ़ा देंगे। तो 9 की कमी आई थी और किसके रिस्पेक्ट में, 16 के रिस्पेक्ट में। तो इसको जब सोल्व करोगे आप तो 56.25 वैल्यू आती है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ज़रा देख लो। एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अंक अर्जित करने होंगे। यदि उसे 82 अंक मिलते हैं और वह 23 अंकों से फेल हो जाता है तो उस विषय में अधिकतम अंक कितने रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें 35% चाहिए, यानी 35 मार्क्स चाहिए, ठीक है। सिंपल सा बात है। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर उसको 82 अंक मिल रहा है और वो 23 अंकों से फेल हो रहा है, तो अगर मैं 82 अंक लाया है और 23 अंक और दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू कितना है, तो 105, यानी 105 नंबर जो होगा वो पासिंग मार्क्स होगा। और पासिंग मार्क्स ही परसेंटेज में दे रखा है 35%, तो यानी ये 35% की वैल्यू कितनी है, तो 105। तो मैं 1% की वैल्यू बता सकता हूँ क्या, 1% की वैल्यू हो जाएगी 3। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो उस विषय के अधिकतम अंक कितने रहेंगे, यानी 100% की वैल्यू पूछी जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उसमें अधिकतम अंक कितना रहा होगा, 300, जिसमें उसके 300 के 35% पास करने होंगे। तो 300 का जब 35% करोगे तो 105 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, एक ही बार मैं समझाऊंगा और इक्वेशन लिखते ही वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बल्लेबाज जो है 16 मैच में 81 रन बनाता है और इस प्रकार प्रति मैच उसका औसत 3 से बढ़ जाता है। 16वें मैच के बाद उसका औसत क्या रहा होगा। अच्छा, मेरा ये कहना है कि 15 मैच जब खेला होगा तो उसका कुछ औसत रहा होगा जो मुझे नहीं पता है। तो सपोज़ कि उसका औसत के रहा होगा जो मुझे नहीं पता था वो 15वें मैच तक।
लेकिन जैसे ही 16वां मैच खेलता है ये कितना हो जाता है, तो K+3 यही कर रहा है। तो अगर 15 मैच में देखोगे तो 15 मैच में रन स्कोर किया होगा 15K, 15 मैच तक रन कितना स्कोर किया होगा 15K, और 16वें मैच में कितना रन बनाया, तो 81। अब कितना हो गया, ये 16 मैच तक रन बना चुका है, और इसी में बोल रहा है कि औसत 3 से बढ़ गया था, यानी 16 मैच टोटल खेला होगा, तो औसत कितना हो गया, K+3। तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ कि नहीं, कि 15 मैच तक K रन बना होगा तो 15K+8 15K, और 16वें मैच में 81 बनाया, और यही 16 कंप्लीट मैच में K+3 का औसत हो गया, तो रन तो बराबर हो गया। तो यहाँ से मैं K का वैल्यू बता सकता हूँ, 16K - 15K K हो जाएगा, और ये 81 और माइनस का 48 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 33। ये कितना होगा 33। तो 16वें मैच के बाद बताना है, तो ये तो 15वें मैच तक था, 16वें मैच में 3 और बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी 36। वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, वैल्यू हो जाएगी 36। ठीक है, ये ध्यान रखना, कई बार गलती हो जाता है कि आप 33 टिक करके निकल जाते हो, ऑप्शंस भी 33 बना रहा था। ये देखो ऑप्शन नंबर सी था, लेकिन 16वें मैच के बाद पूछा जा रहा है, यानी 16वें मैच के बाद कितना हो जाएगा K+3। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 ये तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर एक यूनिट में चले गए तो वहाँ से फंस जाओगे। देखो मैं क्या करता हूँ कि मेरा ध्यान है कहाँ पे है, एक विक्रेता जो है 60 रुपये में 12 केले खरीद रहा है और 32 रुपये में 5 केले बेचता है, तो लाभ परसेंट बचाना है। तो यहाँ दिख रहा है कि 5 केले वो बेच रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 5 केले वो खरीद ले, तो उसी हिसाब से 5 केले के लिए CP और SP को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो 12 केले का खरीदता है 60 रुपये में, यानी एक केले कितने में खरीदता होगा 5 रुपये में। तो जब एक केले वो 5 में खरीद रहा है, तो वो 5 केले कितने में खरीदेगा, तो 5 केले वो खरीदेगा 25 रुपये में, और 5 किलो को बेचा कितने में, तो 32। तो लाभ कितने का 7 रुपये का लाभ, और CP कितने की, तो 25 की इंटू 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। वैल्यू कितनी आ जाएगी परसेंटेज प्रॉफिट की 28। मैंने क्या कि उसको आसानी से 5 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के भी कई तरीके हैं, इसको समझ लेते हैं ज़रा सा। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए, 55 विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और हिंदी में भी पास हो रहा है। यदि 5% विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, 5% विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। अच्छा, एक बात पता होगा कि अगर मैं क्या करूं कि 100 में से, टोटल 100 में से क्या करते हैं कि टोटल अनुत्तीर्ण को घटा देते हैं, तो क्या निकल जाता है उत्तीर्ण। यानी यही होगा कि अगर मैं टोटल वैल्यू में से जितने फेल हुए उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वो क्या मिल जाएगा, पास वाला। जितना फेल हुआ था उसको 100 में से घटा दिया तो पास मिल गया। तो सिंपल सा काम यहीं पे यहाँ पे कर सकते थे कि 65% जो हो रहा है पास हो रहा है, तो यानी 35% फेल हुआ होगा इतिहास में कितना परसेंट फेल हुआ होगा, 35%। अगेन 55% जो है हिंदी में उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ, तो इसमें फेल कितना हुआ होगा, तो इसमें हुआ होगा 45%। ठीक है, अब देखो ये भी फेल, 35% भी फेल, 45% भी फेल, और ये क्या है 5% भी फेल वाला है। तो इन दोनों को, ये 35 और 45, ये कितना हो जाएगा, और इसमें से 5% वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इंडिविजुअल को जोड़ दो और दोनों में से घटा देते हैं, तो वो क्या आ जाता है अनुत्तीर्ण वाला। तो ये 80 - 5 कितना हो जाएगा 75, यानी 75%। तो ये क्या हो गया फेल वाला, कंप्लीटली फेल। तो मुझे चाहिए उत्तीर्ण होने वाला दोनों विषय में। तो 100 में से क्या करेंगे, 100 में से 75 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा, तो 25। कितना परसेंट, 25%। ठीक है, आप इसको अलग तरीके से भी सोच सकते थे। अब देखो इसको पास ही रहने देते हैं, 65% को पास रहने देते हैं, 55 को भी पास रहने देते हैं, इसको अनुत्तीर्ण वाले को उत्तीर्ण बनाते हैं। तो 100 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 95, यानी 65 और प्लस 95 प्लस 55, 65 प्लस 55 और माइनस का 100 में से 5 घटा दिए तो कितना बचा 95।
तो अभी भी तुम ये जब करोगे 65 + 55 - 95, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू तुमको क्या मिलेगी, 25 मिलेगी। तो यहाँ उतना कन्वर्ट नहीं करना पड़ता अगर उत्तीर्ण वाले से लेके चलते, अनुत्तीर्ण में भी सेम काम करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक में, या तो सारे को उत्तीर्ण बनाओ या तो सारे को अनुत्तीर्ण बनाओ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास जो है 21 सेंटीमीटर है। ये साइकिल का पहिया कुछ इस तरीके का होगा और इसका व्यास दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है। ठीक है, तो व्यास जो है कितना, 21 सेंटीमीटर। साइकिल चालक 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा से एक गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 45 मिनट ले रहा है। तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या, टोटल डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो मुझे वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, और बोल रहा है कि पहिया जो है कितने चक्कर लगाएगा। अच्छा, अब एक यूनिट कन्वर्जन का इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर, और यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर, और यहाँ दिया हुआ है घंटा, और यहाँ दिया हुआ है मिनट। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा इस क्वेश्चन में यूनिट को लेकर। तो देखो इसको कैसा सोल्व करेंगे। अच्छा, पहिए का व्यास है 21 सेंटीमीटर। मैं परिधि बता सकता हूँ क्या, ये जो कंप्लीट एक राउंड घूमेगा तो वो कितना ट्रैवल करता होगा, ये इससे फाइंड आउट कर सकते हैं परिधि से। तो 2πr परिधि होती है, 2πr, तो 2 × 22/7 और गुने r रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर, क्योंकि 21 व्यास था तो 21/2। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाता है, 66। इसको जब सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर। यानी एक चक्कर जब लगाएगा साइकिल तो कितना कवर करेगा, 66 सेंटीमीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। अब देखते हैं कि वो 45 मिनट में कितना कवर करता है, वो जो साइकिल है 45 मिनट में कितना कवर करता है। तो 16.5 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को मैं मीटर में बनाया तो 1000, और इसको मीटर को सेंटीमीटर में बनाया तो 100 से मल्टीप्लाई किया। तो अब 16.5 ये क्या हुआ, इसको मैंने बनाया सेंटीमीटर में अभी तक। ठीक है, और टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 45। ये कितना होगा, 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट इसमें मल्टीप्लाई किया, और ये पर आवर था, तो पर आवर में कितना, तो इसको पर आवर के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि ये घंटा था, इसको मैंने मिनट में बनाया तो 60 से डिवाइड दिया, प्रति घंटा था। ठीक है, अब ये एक चक्कर में कितना लगाता है, तो 66 सेंटीमीटर। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे तब आपको कितने चक्कर लगाएगा वो पता चल जाएगा, क्योंकि सारे यूनिट कन्वर्जन मैंने कर दिया। फिर से बताते हैं कि 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो 16.5 को मैंने सेंटीमीटर बनाया, पहले मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेंटीमीटर बन गया। और 45 मिनट लेता है, इंटू 45 कर दिए, और प्रति घंटा था, इसको मिनट में बनाने के लिए क्या किया, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको घंटे में नहीं रख सकते आप, ऊपर अब आपने मिनट में रखा है तो नीचे मिनट में करना पड़ेगा, और 66 से डिवाइड दे दिए, क्योंकि एक चक्कर में वो 66 सेंटीमीटर ट्रैवल करता है। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 18,750 आता है जब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को सोल्व करेंगे। 14, 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है एक किसी काम का 1/3 भाग 3 दिनों में करता है। अच्छा, कोई काम होगा, कंप्लीट काम कितना होता है, 1 होता है। कंप्लीट काम कितना होता है, 1 होता है, उसका 1/3 भाग 3 दिन में करता है। तो ए जो है कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, तो 3 तिहाई के 9 दिन में करेगा। और बी उसी काम का आधा भाग, तो हाफ वर्क 9 दिन में करता है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 18 आएगा, और ये जो लिखोगे ये आपका ऊपर जो इफिशियंसीज आता है, क्षमता लिखते हैं यहाँ 2 और 1, 18 को डिवाइड दे दिया 9 से, 18 को डिवाइड दिया 18 से, तो इन दोनों का एफिशिएंसी पता चल गया। अब बोल रहे यदि वो एक साथ काम करते हैं तो वो कितने दिनों में आधा काम, यानी पूरा, ये जो 18 जो एलसीएम आया ये टोटल वर्क को दर्शाता है, ये पूरे काम को दर्शाता है कि 18, लेकिन बोल रहा है पूरा काम नहीं करवाना है, आधा काम करवाना है। तो आधा काम मतलब क्या, 9, और दोनों मिल के करेंगे तो उनकी क्षमता कितनी, 2 + 1, 2 + 1 की, तो यानी 9/3 कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका
3 आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा कि टोटल काम 18 था लेकिन आधे काम करना था 9, और उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड देंगे तो 2 + 1। अगला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसके विकर्णों की लंबाई दे रखी है। तो इसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू D1 इंटू D2 जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 250। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोल रहा है 4200 रुपये पर एक वस्तु को बेचता है और जिसका अंकित मूल्य दे रखा है, तो छूट आपको बताना है। अच्छा, एक बात क्लियर कर लेना कि छूट जब भी देते हो किस पे दोगे, तो अंकित मूल्य पे यानी मार्क प्राइस पे। तो 4800 रुपये का सामान था और आपने इसको बेच दिया कितने में, 4200 रुपये में। तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया, तो 600 रुपये का, और किस पे दिया, तो अंकित मूल्य पे 4800 पे डिवाइड कर दिए और इंटू कितने परसेंट, तो 100%। तो अब जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा 100/8 यानी कितना 12.5%। वैल्यू कितनी आएगी 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 13, 14, 15 हो गया था, यस 14, 15, 16 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ए एक कार्य का 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में, दोनों मिलकर कार्य करे तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना % कार्य पूरा हो जाएगा। तो ए जो है कितने दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में। बी जो है कितने दिन में कर रहा है, तो 25 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना, तो 100। 100 क्या होगा, ये टोटल काम हो जाएगा। ये 100 क्या है, तो टोटल काम, यानी पूरा काम कितना करना था 100। अब जब इनको डिवाइड दोगे इंडिविजुअल तो ये 5 और ये 4, तो 5 4 क्या आ गया, इनका क्षमता दर्शाया ए और बी का। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 दिनों में। तो 3 दिनों में काम करना है तो ए एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 3 दिन में कितना यूनिट, 15 यूनिट। फिर बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 3 दिन में कितना यूनिट, 12 यूनिट, यानी टोटल काम कितना 27 यूनिट। तो जो है 3 दिन में टोटल कितना 27, और काम कितना करना था 100, तो कितना % कार्य पूरा हुआ है, तो 27%। ऑप्शन नंबर डी, इसमें तो कुछ दिक्कत है नहीं क्योंकि 100 टोटल ही काम था, तो 100 के रिस्पेक्ट में कितना %, तो 27%। अब बोल रहा है कि एक कैलकुलेटर को, क्वेश्चन नंबर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 18। एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। यदि वह कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मुझे बात करनी है कि एक तो कॉस्ट प्राइस होगा क्रय होगा और एक सेलिंग प्राइस होगा विक्रय मूल्य। तो 15% का लाभ होने का क्या मतलब है कि अगर मुझे खरीदना था 100 रुपये में तो मैंने उसको बेच दिया 115 में, तभी 15% का लाभ हुआ होगा। अगर मैं उसको 100 रुपये में ख़रीदा होगा और 115 में बेच दिया तब मुझे 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पे बेचो। अब क्या हो जाएगा, अब इसको बेच रहे हो आप 345, क्योंकि 3 गुना इतना ही हो, तो 115 गुने 3 करोगे तो 100 गुने 3 300, 15 3 45, 345। तो अब लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, अब देखना है कि सीपी तो 100 रह गया लेकिन एसपी हो गया 345, यानी 245 रुपये का अब लाभ होगा। और सीपी 100 है तो लाभ परसेंटेज भी कितना रह जाएगा, 245%। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 15,400 मतों से जीता है। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जब 2 उम्मीदवार हैं, एक ने 70% वोट पाया, एक को मिला 70% और दूसरे को मिला है कितना %, तो 30%। टोटल तो 100% ही वोट पड़ना है, तो दूसरे ने 30% वोट प्राप्त किया। और जीतने का मतलब क्या है कि उसे वो ज़्यादा वोट लाया होगा तभी जीता होगा। तो कितना ज़्यादा वोट लाया, तो 40%। तो 40% जो है ज़्यादा लाया होगा, और यही 40% किसके बराबर है, तो 15,400। तो 40% बराबर है किसके, 15,400 किससे, तो 40 से। और तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो हारने वाला कितना है, तो 30%। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, इसको सोल्व करके देखोगे जो आंसर आएगा वो तुम्हारा वैल्यू होगा।
क्योंकि जो जीतेगा वो क्या होगा कि एक तो 70% लाएगा और एक 30%, तो उससे ज़्यादा वोट लाया। जनरली बात भी होती है कि कितने वोट से वो जीते, तो वही कितने ज़्यादा मार्जिन आपका रहा हारने वाले से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बिंदु से 30 मीटर पर सेकंड से आराम करता है, 3 सेकंड बाद उसी बिंदु से बी 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से ए का पीछा करना आरंभ करता है। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है ना, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि ए ने 3 सेकंड तक ट्रैवल किया होगा कुछ डिस्टेंस, तो ये 30 मीटर पर सेकंड है और 3 सेकंड तक वो चला है, यानी 90, 30 दिया कि 90 डिस्टेंस तो वो ट्रैवल कर चुका है ए। क्लियर है बात? 90 जो है ए ट्रैवल कर चुका है। अब 3 सेकंड के बाद बी जो ट्रैवल करेगा, अब यहीं से बी ट्रैवल करना शुरू करेगा, लेकिन अब ए जो कहाँ पे है, ए डैश पे है। अब ये पोजीशन यहाँ पे है। तो जब वो एक साथ चलना शुरू करेंगे, मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ पे बी लिखता हूँ, तो ए ने तो 90 डिस्टेंस पहले ही ट्रैवल कर लिया, और जब बी के साथ चलेगा तो वो अपनी स्पीड 30 के साथ चलेगा, और बी की स्पीड क्या है 50, यानी हो गया 120। ए ट्रैवल किया होगा 120 और बी कितने ट्रैवल किया 50। फिर से 30 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 150 और ये कितना हो जाएगा 100। तो अभी तक ये मीट नहीं किए। फिर इसमें 30 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि स्पीड ए की 30 है और बी की 50 है, तो ए 180 चलेगा, ये कितना चलेगा 150, ये चलेगा 210 और ये चलेगा कितना पूरे 200। अब देखो ये क्या होने वाला है, मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू पे आ गया। तो अगर वो 30 मीटर पर सेकंड में चलता है, तो अगर मैं आधे सेकंड की बात करूँ तो वो क्या चलेगा, ये तो चलेगा 15, तो 210 और प्लस का कितना हो जाएगा 15। और जब बी आधे सेकंड चलेगा तो ये 50 का स्पीड है, तो ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 25, तो ये भी 225 और ये भी 225। अब क्या होगा, दोनों ने, अब क्या होगा, बी जो है ए को कैच कर लिया, तो कितना डिस्टेंस चला, ये दोनों 225 और ये भी 225, कितना हुआ 450। तो आप इस तरीके से इसको सोच सकते थे, क्योंकि ए ने ज़्यादा डिस्टेंस स्टार्टिंग में ट्रैवल किया था, तो अब ए को पहले ही 90 का लीड दे दिया हमने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ए और बी एक साथ 15 दिनों तक काम करते हैं और ए अकेले उसी एक काम कर लेते हैं, और ए जो है अकेले 20 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उस काम के आधे भाग को कितने दिन में करेगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। कह रहा है कि ए प्लस बी जो है एक काम को 15 दिन में करता है, और ए जो है अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, तो 20 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम टोटल काम दर्शाएगा, तो 60 हो जाएगा। ये हो गया 4 और ये हो गया कितना 3। अब मुझे निकालना है बी, तो बी जो है, बी की इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी, बी को काम करना है 60 और इफ़िशेंसी कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3, यानी ए प्लस बी में से ए को घटा दे तो बी मिल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 60, यानी बी जो है एक काम को कितने दिन में करेगा, तो 60 दिनों में करेगा। और बोल रहा है उस काम का आधा भाग, टोटल काम करना था 60, तो आधा भाग कितना हो जाएगा 30। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन में करेगा, क्योंकि एफिशिएंसीज एक थी, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 की। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है एक समचतुर्भुज का विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है, तो 70% की वैल्यू कितनी होती है, तो 7/10, यानी एक 10 है तो दूसरा विकर्ण कितना है 7 है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 7, और उसके लंबे विकर्ण के लंबाई का वर्ग, तो सबसे लंबा विकर्ण कौन सा होगा 10, तो उसका क्या होना चाहिए वर्ग, तो एक तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचा होगा 7/20, 7/20, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 70% का वैल्यू होता है 7/10, तो एक 10 रहा होगा तो उसका 70% कितना, तो 7 रही होगी वैल्यू दूसरे विकर्ण।
अगले क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार जो है एक टेबल को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। तो देखो यहाँ पे अब बात करनी पड़ेगी एमपी, सीपी और एसपी, यानी मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो सपोज़ कि अगर मार्क प्राइस 100 रहा होगा तो 20% का छूट दिया, यानी कितने में बेचा होगा, 80 में, और इसको 60% का लाभ हुआ। तो 60% लाभ के लिए क्रय कैसे निकालोगे, 80 गुने 100 और बटे 60% का लाभ, यानी 100 प्लस प्रॉफिट यानी 160। तो वैल्यू कितनी, 50, यानी उसका क्रय रहा होगा 50 रुपये। अब यदि उसी टेबल को 40% के छूट पर बेचता, तो 40% छूट पर बेचने का मतलब क्या है कि एसपी कितना रहा होगा, एसपी हो जाएगा 60, क्योंकि 100 रुपये मार्क प्राइस है और 40% का छूट दिया तो 60 हो गया। तो नया लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 50 रुपये क्रय मूल्य, 60 रुपये विक्रय मूल्य। तो 10 रुपये का लाभ अपॉन सीपी कितना 50 और गुने 100, तो ये कितना हो गया 20%। तो उसका नया लाभ कितना हो जाएगा 20%। तो पहले 60% का लाभ होगा, अब वो घट के कितना आ जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तो देखो लॉजिकली अगर बात करोगे तो चाप बीसी की लंबाई दे रखी है। तो ये चाप बीसी कुछ ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 44। तो तुम्हें चाहिए कि वो वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो वृत्त की त्रिज्या के लिए मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये चाप की लंबाई बीसी है, इसकी वैल्यू 44 है, तो एसी भी तो उसी के बराबर होगा, 44 के बराबर होगा। तो यानी एक साइड कितना हो जाएगा 44 प्लस 44 88, 88। तो ये ए बी का लेंथ हो गया इधर से, ए बी का लेंथ हो गया इस साइड से, तो उधर भी कंप्लीट कितना हो जाएगा, यानी टोटल 2πr का मैं वैल्यू बता सकता हूँ 44 गुने 4, 44 गुने 4 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया सेक्टर जो है 4 बार में डिवाइड होगा। बीसी चाप देने का मतलब है कि वो 4 बार में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुने 22 बटे 7 और गुने आर, और इसका वैल्यू हो जाएगा 44 गुने 4। तो ये 44 से 44 चला गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है 28। यहाँ से मैं डायरेक्ट बता दिया कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। तो चाप को आप सोच के देखोगे कि बीसी की वैल्यू दे रखने से क्या होगी कि एसी का लेंथ भी उतना ही रहा होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है ना, तो उसको डिवाइड करेगा इक्वल लेंथ पे, ठीक है। सो आज के लिए यहीं तक था, 1 से 25 तक हम लोग कर लिए। अगला जो पीडीएफ आपको सेंड किया जा रहा है 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक आप उसको सोल्व करोगे। और सबसे पहले आज तो कुछ मिस्टेक्स हो गया था, तो उसका आंसर स्टार्टिंग में नहीं बता पाया। अगले वीडियो से स्टार्टिंग में पहले आंसर बताऊँगा, फिर हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।